बीमा कंपनियों के खातों के अंतर्गत अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो फाइनल स्टेटमेंट बनते हैं उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि 3-4 प्रकार के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। पहला होता है आगम लेखा रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, तीसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि समायोजन खाता और चौथा होता है बैलेंस शीट। तो इसमें से आज मैं रेवेन्यू अकाउंट के बारे में, आगम लेखी के बारे में पुनः कुछ बातें बताने जा रहा हूं और इस वीडियो के पश्चात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको, आगम लेखी के अंतर्गत 4 प्रकार की मदें इसके अंतर्गत लिखी जाती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका अर्जित प्रीमियम अर्नड जो है। शेड्यूल नंबर 1 इसके लिए बनाते हैं। विनियोगों के विक्रय या शोधन के संबंध में यदि किसी प्रकार का लाभ या हानि होती है उसको आपका दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा जाता है। तीसरा होता है अन्य आय अदर इनकम और चौथा होता है ब्याज और लाभांश से आय। इन चारों का हम टोटल कर लेते हैं, ये कहलाएगा सब टोटल ए। उसके बाद आपका इसमें से दावे क्लेम्स जिसकी शेड्यूल नंबर 2 होती है, कमीशन शेड्यूल नंबर 3 और मैनेजमेंट एक्सपेंस प्रबंध व्यय 4 नंबर शेड्यूल होती है। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं और A-B से संचालन से लाभ इसके अंदर आ जाएगा। अब इसकी विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां जो बनती हैं, अनुसूची 1 बनती है आपका प्रीमियम के संबंध में अर्जित प्रीमियम। तो सबसे पहले 3 प्रकार की स्थितियां मैंने बताई थी। एक होता है मतलब आपका प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम। प्रत्यक्ष व्यवसाय जो डायरेक्ट हम जनता का प्रीमियम प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष व्यवसाय कहलाएगा। आम जनता का कोई व्यक्ति व्यवसायी अपना बीमा जब बीमा कंपनियों से करवाता है तो उसके बदले में हमको प्रीमियम प्राप्त होती है, ये कहलाता है प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्राप्त प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। अब एक बीमा कंपनी अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरी बीमा कंपनी के पास कुछ केसेस जो उसको दे देती है, ये कहलाता है आपका री इंश्योरेंस या पुनर्बीमा। अब यहाँ 2 स्थिति होती है, एक होता है स्वीकृत पुनर्बीमा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और एक होता है अर्पित पुनर्बीमा री इंश्योरेंस सीडेड। तो स्वीकृत पुनर्बीमा में हमको प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है। तो 2 प्रकार की प्रीमियम हुआ करती है, एक तो सीधे जनता से प्राप्त होगी डायरेक्ट बिजनेस से और दूसरा आपका पुनर्बीमा कंपनी से यदि किसी प्रकार की प्रीमियम मिलती है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। और उसमें अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम यानी जो केसेस हमने किसी दूसरी बीमा कंपनी को दिए तो उसके बदले में हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। इसके अलावा गत वर्ष में यदि अप्राप्त प्रीमियम रहेगी तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको हम जोड़ देंगे और गत वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई अप्राप्त प्रीमियम है तो उसको उसमें से घटा देते हैं। उसके बाद आपका निकलता है शुद्ध प्रीमियम के बाद असमाप्त जोखिम के लिए संचय के रिजर्व में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं और उसी प्रकार अतिरिक्त संचय में यदि किसी प्रकार का एडजस्टमेंट हुआ है तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, असमाप्त जोखिम के लिए संचय कल भी मैंने आपको वीडियो भेजा है, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बीमा वर्ष में कभी भी हो सकता है, उसकी कोई डेट निश्चित नहीं होती, लेकिन खाता बंद करने की तारीख 31 मार्च मानी जाती है। अब आपका जो भी बीमा पहले करवाया गया उसकी अवधि पूरे 1 साल तक चलती। कल भी एक एग्जाम्पल बताया था, 1 जनवरी को बीमा करवाया तो उसकी अवधि हमारे पास 31 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन 31 मार्च को मुझे खाता बंद करना है। तो 31 मार्च के बाद जो प्रीमियम की राशि रहती है उसको हम असमाप्त जोखिम के लिए संचय कहते हैं। चूँकि बीमा कभी भी करवाया जा सकता है इसलिए इस राशि को काउंट करना निकालना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए बीमा कंपनियों के संबंध में एक नियम है, समुद्री बीमा में शुद्ध प्रीमियम का 100% और अग्नि और अन्य बीमा कंपनियों में शुद्ध प्रीमियम का 50% असमाप्त जोखिम के लिए संचय रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया जाता है। अब शुद्ध प्रीमियम का हम 50% या 100% निकाल देंगे, ये अंतिम आपका हो जाएगा बैलेंस। पुराना बैलेंस यदि इसकी तुलना में आपका कम है, पुराना बैलेंस कम है और अंतिम बैलेंस आपका इसके अंतर्गत ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे,
शुद्ध प्रीमियम में से माइनस कर देंगे। और यदि पुराना बैलेंस ज़्यादा है, नया बैलेंस आपका कम है, तो उसको इसके अंतर्गत हम प्लस कर देंगे। ये इसके संबंध में आपका नियम माना जाता है। आपके पास अर्जित प्रीमियम निकल आती है। उसी प्रकार दावे के संबंध में, दावे में भी स्थितियाँ रहती हैं। जितने क्लेम का हम जनता को भुगतान करते हैं, जितना पुनर्बीमा के संबंध में भुगतान किए, दोनों को जोड़ दिए। और पुनर्बीमा में यदि कोई वसूली हुई दावे के रूप में, उसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार का एडजस्टमेंट, अंत का अदद दावा जो रहता है उसको जोड़ देंगे, प्रारंभ वाले को घटा देंगे, और बीमा संबंधी दावे संबंधी कोई व्यय रहता है उसको हम जोड़ देंगे। तो आपको दावे की अनुसूची बन जाएगी। कमीशन में भी 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन हमने दिया, स्वीकृत पुनर्बीमा पर जो हमने कमीशन दिया, दोनों को ऐड करेंगे। अर्पित पुनर्बीमा पर जो कमीशन रहता है उसको माइनस कर देंगे, तो उसके बाद आपका कमीशन की राशि निकल जाएगी, जो कि रेवेन्यू अकाउंट में हमको लिखनी पड़ती है। उसी प्रकार शेड्यूल 4 अनुसूची 4 बनाते हैं, प्रबंध संबंधी व्यय। इसमें जितने भी आपके बीमा के संबंध में खर्चे रहते हैं उसकी एंट्री इसके अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से रेवेन्यू अकाउंट हम बनाते हैं। आगे के वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।